5 राज्यों की जो चुनावी मतगणना है उसकी हम बात कर रहे हैं। 3 राज्य इसमें से ऐसे हैं जहां पर सत्ता रिपीट हो रही है और एक राज्य और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर नई सत्ता आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर ममता बनर्जी तीसरी बार वापसी करती हुई दिख रही हैं। 205 सीटों पर रुझान के हिसाब से वो आगे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच नेहा, जो बंगाल की तस्वीरें आ रही हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई हो, हालांकि वो जश्न भी इसीलिए मनेगा क्योंकि ये बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव था। बिल्कुल श्वेता, और इस बीच हम आपको बंगाल विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से ममता बनर्जी ही सीएम के तौर पर दिखने वाली हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को टीएमसी पार्टी ने नकार दिया। ममता बनर्जी की वहां पर विक्ट्री हुई। बीजेपी के तमाम दिग्गज ममता बनर्जी के खिलाफ अभियान करते हुए दिखाई दिए पश्चिम बंगाल में। वहां पर ममता बनर्जी ने बाजी मार ली और जो खेला हो बे का जिक्र ममता बनर्जी ने लगातार किया, आखिरकार खेला श्वेता हो ही गया। खेला हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि बढ़त तो है। 84 सीटों पर वो रुझान में आगे नजर आ रही है। पिछली बार सिर्फ 3 विधायक थे, कहां किस कोने में विधानसभा के थे ये पता भी नहीं चलता। अमित शाह ने ये तय किया कि वो बंगाल पर अपनी दृष्टि डालना चाहते हैं। तो जो लोकसभा के चुनाव है वहां तो हुआ, लेकिन विधानसभा में देखिए, हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछली बार के मुकाबले अगर तृणमूल के सामने बैठे हुए विपक्षी सांसद विधायकों को देखना है तो उसमें भगवा की भी स्थिति बहुत कम नहीं है। यानी कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो वो बंगाल विधानसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन जो सत्ता को चैलेंज करके वहां पर सत्ता को पलटने की बात हो रही थी वो नहीं हो पाया। बिल्कुल, और एक तरीके से देखिए तो लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो चुका है। रुझानों के मुताबिक सिर्फ 1 सीट लेफ्ट पार्टी की आ रही है, अन्य की 2 सीटें आ रही हैं और बीजेपी की पिछली बार यानी कि 2016 के मुकाबले 81 सीटें ज्यादा आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम लगातार पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं कि कैसे अभी से जश्न शुरू हो चुका है। ये तो सिर्फ रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक अब टीएमसी पार्टी एक जश्न के मोड में जा चुकी है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे बीजेपी के दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के नेता, सुन लेते हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जैसे हुगली जिला, हम सोचे थे कि यहाँ तो हम अच्छे रहेंगे, तो वहाँ हम अभी पीछे हैं। हाँ, बाबुल्दा का हारना मेरे लिए जरा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तो जीतेंगे ही। फिर भी वैसे पिछले अगर चुनाव का आप देखेंगे ट्रेंड, तो हम इस पूरे इलाके में, प्रेसिडेंशियल इलाके में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर अभी हमने काफ़ी कोशिश की थी, मेहनत भी यहाँ पर की थी। हमें लग रहा था कि इस बार हम यहाँ पर कुछ गेन करेंगे, पर पूरा प्रेसिडेंशियल इलाका हमारा अभी पिछड़ा हुआ लगता है। मुझे ऐसा लगता है, अभी के रुझान देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने सोचा था कि हम गढ़ तोड़ देंगे, पर अभी ऐसा लग रहा है पहले चरण में कि हम शायद उसको तोड़ नहीं पाए। And during the campaign, I was always telling to the press that third time the chief minister will be Mamata Banerjee. That is written on the wall of West Bengal and written by the people of West Bengal. Instead of that, the BJP tried their best to crack, but unfortunately they didn't succeed. However, the left is vanished now from West Bengal. देखिए, ये तो बहुत ही शुरुआती रुझान है। अभी तो 1 राउंड का वोट हुआ होगा, मेरे ख्याल से वो काउंटिंग हुई होगी। अभी तो 30 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में इस रुझान को सिर्फ शुरुआती रुझान ही की तरह देखा जा सकता है, न कि किसी चीज के ट्रेंड के लिए। तो बीजेपी अभी तक डबल डिजिट के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित मालवीय हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपका रुख करते हुए, अमित मालवीय जी आपका रुख करते हुए, अमित जी, ममता दीदी की आंधी ने बीजेपी का लगभग सपना चूर चूर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी ही सत्ता आने वाली थी, वही सरकार बनाने वाले थे। ममता दीदी तो छा गई है वहां पे, आयरन लेडी भी उनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या कर रहे हो यार, फॉलो मी कहाँ है? चलिए अमित जी का रुख करेंगे, इस बीच गौरव भाटिया का रुख कर लेते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं।
गौरव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मुझे लगता है कि नेहा, गौरव जी की जगह हमारे साथ अमित मालवीय इस समय है। अमित मालवीय को जैसे ही आवाज जाएगी उनसे पूछेंगे, लेकिन अपूर्वा पोद्दार जो कि तृणमूल कांग्रेस की MP है, हमारे साथ हैं। अपूर्वा पोद्दार जी, बहुत आपको बधाई दे सकते हैं अब, क्योंकि लगभग 6 घंटे की मतगणना हो चुकी है। 205 पर कायम है तृणमूल अपनी जगह पे। तीसरी बार 200 पार करके सत्ता में आना एक बड़ी उपलब्धि है। मैंडेट किस पर है? कुछ ऑडियो में दिक्कत है श्वेता। प्रभु चावला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभु चावला जी, इस तरह की अप्रत्याशित हार, हालांकि अभी रुझान ही आ रहे हैं, इसकी उम्मीद बीजेपी ने की थी कभी? जो बार बार जुमला दीदी ओ दीदी, जिस तरह से संबोधन प्रधानमंत्री का तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का पूरा जोर पश्चिम बंगाल में लगाना, कहीं ना कहीं आज ये एक बड़ी हार है बीजेपी की। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, वैसे मजाक नहीं करना चाहिए इस वक्त, पर मुझे लगता है जैसे आपने कहा दीदी और दीदी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग गिने कि कितनी बार दीदी और दीदी कहा गया और कितनी सीटें मिली। उन दोनों में कोई कंपैरिजन है कि नहीं है? कि दीदी का जीतना मेरे को लगता है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस जितनी बीजेपी लीडर्स ने दी, उसकी वजह से भी वो जीते हैं। दीदी को सामने खड़ा कर देना एकदम अपने मुकाबले में, तो जहां रीजनल पार्टी होती है, कई बार ये देखता है कि वहां का रुझान रीजनल नेता के पता चला जाता है कि उसको बोलते हैं कि अंडरडॉग है वो। अंडरडॉग के एक तो चोट लगी उनको, दूसरा इतना अटैक किया गया उनके ऊपर दीदी और दीदी कह करके, और बाकी लोगों के बीजेपी के नेताओं ने, अमित मालवीय जी ने भी बहुत कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से वोट काफी इकट्ठे हो जाएंगे, उनको ऐसा लगा, काफी प्रचार किया उन्होंने, मेहनत की, उनका काम बनता है जो किया उन्होंने। परंतु रीजनल लीडर, मैंने पहले भी कहा, रीजनल लीडर ममता बनर्जी रीजनल लीडर तो हैं, पर उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी है उनकी। क्योंकि एक ही महिला है, उन्होंने इशू बना लिया कि वहां की महिलाओं की एक महिला मुख्यमंत्री है, जिसके पीछे सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप पड़ गई है। 12-15 चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो एक विक्टिमहुड का उनके ऊपर इन्होंने जाके ताज पहना दिया ममता के ऊपर। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सीटें अच्छी आई हैं, 85 आनी चाहिए उनको, 200 का उनका नारा से 200 की आएंगी, परंतु ममता जी को 200 पार करने का श्रेय जो है ताज बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी जाता है। कई बार वो अपने उत्साहना में आकर के अपने ओपोनेंट को ज्यादा पावरफुल कर देते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी आज पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, इसलिए है कि बीजेपी का कोई भी नेता राहुल गांधी को अटैक किए बिना अपनी बात नहीं कहता। अगर आप बीजेपी की बात करेंगे वो राहुल गांधी की तरफ चले जाएंगे। अभी भी आप सुन रहे थे, मैं सुन रहा था बहर को, हम बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल की, वो जाकर लेफ्ट फ्रंट वहां बता रहे थे कि लेफ्ट फ्रंट में वहां हमारा केरला में हमारी सीटें बढ़ गई 1 या 2 सीटें। तो ये इनका तरीका जो है, इनको अपनी स्ट्रेटजी पे करना पड़ेगा कि आप रीजनल लीडर के पास अटैक करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे अटैक नहीं किया ज्यादा, उनकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पे अटैक ज्यादा किया, जिसकी वजह से फोकस परफॉर्मेंस से हट करके पर्सनैलिटीज के ऊपर चला गया। अगर पर्सनैलिटीज के ऊपर बनाएंगे कि लोकल के अंदर कि आपको किसको चुनना है, मोदी जी को या अमित शाह जी को या ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद के लिए, तो हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे थे। अगर मोदी जी या अमित शाह वहां मुख्यमंत्री के दावेदार होते, शायद ये रिजल्ट उल्टा होता। उनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी की वेस्ट बंगाल में अभी भी ममता जी से ज्यादा पॉपुलर है। परंतु मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी में गलती हो गई कि वहां पर लोकल इश्यू को प्रमोट नहीं किया, लोकल नेताओं को प्रमोट नहीं किया। उनको लगा कि नहीं, शायद कोई उतना बड़ा नाम भी प्रभु जी उनके बीच में था नहीं कि जिसे वो शायद एक विकल्प के तौर पर रख सके। कोशिशें बहुत सारी की गई। जब ममता बनर्जी का पोस्टर लगता था कि बांग्ला निजेर में के चाय, तो सामने बंगाल की बेटियों की तस्वीर लगा दी जाती थी, लेकिन किसी एक को पिन पॉइंट नहीं किया गया। अमित मालवीय हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, 83 सीटों को आप अपनी इस हिसाब से जीत देख रहे हैं कि भले ही बंगाल में देखिए शासन रहा हो तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन विचारधारा वाम की बहुत रही है वहां पर। अब वाम के गढ़ में राम ने एंट्री मार ली है 83 सीटों के साथ, या फिर आप इसे एक बड़ी हार के तौर पर देख रहे हैं कि जिस पश्चिम बंगाल पर सत्ता का सपना बीजेपी देख रही थी, वो 83 सीटों 83-84 के आसपास ही सिमट कर रह गया? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली असेंबली में
3 सीट पर जीत हासिल करी थी। आज हम 83-84 के आसपास हैं और लगभग 90 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम छोटे मार्जिन से अभी पीछे चल रहे हैं। 15 राउंड की काउंटिंग हो जाने के बाद अगर ये रुझान स्थायी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब हम सीट का आकलन ठीक तरीके से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मानिए कि हम अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके या हाफ वे मार्क तक नहीं पहुंच सके, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इन चुनाव में बहुत बड़ी जीत की तरह देखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति 2 ध्रुवों पे खड़ी होगी। एक तरफ भाजपा होगी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस होगी। जो लेफ्ट और राइट की आप बात करते हैं, पहली बार प्रदेश में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा, वाम के गढ़ में राम। पहले इस प्रदेश में सिर्फ वाम दल हुआ करते थे। आज के बाद इस देश के इस सूबे में, वहां की असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 100 विधायक बैठेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जिस प्रकार से बंगाल की आम जनता ने जिनके आकांक्षाओं को, जिनकी उम्मीदों को बहुत लंबे समय तक पहले लेफ्ट ने, उससे पहले कांग्रेस और अब तृणमूल कांग्रेस ने दरकिनार किया, उन्होंने जिस प्रकार से बाहर निकलकर वोट किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के आधार पर, उन्होंने अपनी एम्बिशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए जो वोट किया, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव अगर टीएमसी जीत भी जाती है तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत लेकर आया है देश की राजनीति में और बंगाल की राजनीति में तो शर्तिया। अमित जी, क्योंकि आपने एम्बिशन और एक्सपेक्टेशन का जिक्र किया है, आपकी पार्टी का एम्बिशन तो अब की बार 200 के पार का था। हर पार्टी जो कि जब भी रैली होती थी, जब भी कोई बड़ा संबोधन आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता का होता था, अब की बार 200 का पार का नारा ही दिया जाता था। लेकिन यहाँ तो 100 के पार भी आपकी पार्टी नहीं पहुंचती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका आप मानेंगे। ये मानेंगे कि इस वक्त जो है एक बार फिर से मंथन की जरूरत है कि कहाँ चूक रह गई। देखिए, मंथन तो जरूर होगा, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो वो छोटे लक्ष्य नहीं रखता है। हम बड़े लक्ष्य रख के लोगों के सामने जाते हैं और उस लक्ष्य को कैसे पूरा करें उसका पूरा प्रयास करते हैं। हमने बंगाल में भी यही किया। बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है ये लड़ाई कई स्तर पर लड़ी जा रही थी, कुछ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही थी, कुछ सड़कों पर लड़ी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए एक बढ़त तो ये जरूर इस समय है कि चलिए, पिछले बार जो तृणमूल के सामने दूसरे नंबर की पार्टी थी वो 44 सीटों के आसपास दिख रही थी। अब बीजेपी अगर उससे लगभग डबल दिख रही है तो तृणमूल के लिए भी आने वाले 5 साल में अपने आप को और सुदृढ़ करना काफी एक चुनौती रहेगी। लेकिन तृणमूल ने जिस तरीके के आंकड़े यहां पर हासिल करके रखे हुए हैं वो ये जरूर बताते हैं कि तीसरी बार सत्ता में वापसी करना और 200 के आंकड़े को पार कर पाना ये कोई आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अपूर्वा पोद्दार, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो हम तृणमूल के जश्न की तस्वीरें हर तरफ से देख रहे हैं। ममता दीदी अभी भी इंतजार कर रही हैं नंदीग्राम के नतीजे का। हाँ श्वेता जी, अभी भी वोटिंग प्रक्रिया काउंटिंग प्रक्रिया चल रही है और ये साफ हो जाएगा बहुत जल्दी ही और ममता दीदी जीतेगी और हम लोग तीसरे बार के लिए सरकार बना रहे हैं। ये आपने आंकड़ा देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा किए थे कि इस बार तो वो लोग 200 क्रॉस करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। ये चीज से एकदम, और सबसे बड़ी बात है, वो लोग जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन वोट करना चाहते थे, फ्री एंड फेयर वोट हुआ और बंगाल की जनता ने वोट दिया और बंगाल की जनता ने ममता दीदी के पक्ष में वोट दिया, विकास के पक्ष में वोट दिया। जो 365 दिन बंगाल की जनता के साथ रहा, उन लोगों के पक्ष में वोट दिया। बाहरी वालों का पक्ष में वोट नहीं दिया, क्योंकि वोट आए और गए। इसके बाद देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग पब्लिक की सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। जयंतो घोषाल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जयंतो जी,
जिस बात का जिक्र प्रभु चावला जी कर रहे थे कि सिर्फ लोकलाइज लीडर नहीं है ममता बनर्जी, एक नेशनल लीडर है और ये ताकत उन्होंने इस बार के चुनाव में दिखा दी है। ना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके लिए काम किया, उसको भी उन्होंने परास्त कर दिया। वहां पर जितनी सीटें प्रत्याशित और जितने तमाम सर्वे थे बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीटें वहां वो लेकर आई हैं। दूसरी बात, जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता थे वो उनके खिलाफ कैंपेन में लगे हुए थे, यहाँ सिंगल हैंडेडली ममता बनर्जी कैंपेन को हैंडल कर रही थी। ये तमाम फैक्टर्स ममता बनर्जी के हित में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, हम तो 100% सहमत हैं। याद करना चाहिए कि 1984 में ममता बनर्जी पहले लोकसभा मेंबर बने, पश्चिम बंगाल के राजनीति बाद में, मतलब पहले तो लोकसभा से शुरू करे, रेल मिनिस्टर बने, रेल मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर बने। जैसे मोदी जी पहले चीफ मिनिस्टर बने फिर प्रधानमंत्री बने, मतलब वो स्टेट से सेंटर में आए, ममता सेंटर से स्टेट में गए थे। और ममता जी को ये इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट इसीलिए नहीं करना चाहिए कि साम दाम दंड भेद, जो चाणक्य के नीति जो अमित शाह जी के बारे में हम लोग बोलते रहते हैं और सही भी है, क्योंकि भाजपा को यहां ले आना इसके लिए भी एक सफलता है। लेकिन ममता को भी अंडर एस्टिमेट करना, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं नवीन पटनायक जी को भी चुनाव में ओडिशा में गए थे, ये साम दाम दंडभेद नहीं देखा। तो ममता जी को ये मत अंडर एस्टिमेट कीजिए। वो जिले जिले में, जैसे मुर्शिदाबाद मालदा में जहां कांग्रेस के मुस्लिम वोट अभी तृणमूल में आ गया, इसमें भी बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट है जिसके बारे में तृणमूल के बारे में नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया में चर्चा नहीं था। तो मैं बहुत सारे माइक्रो इश्यूज को मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं कि वो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ममता को भी पता है कि कहां कहां फॉल्ट लाइन है। 2019 में जब पता चल गया था कि भाजपा का जो ये इशू जय श्री राम, मुझे लगता है, देखिए खाने में ना कभी कभी सब कुछ है, लेकिन नमक भी अगर ज्यादा हो जाता है ना, वो खाना आप नहीं खा सकते हैं। मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा ओवरडू करना मुझे लगता है भाजपा के लिए ये नेगेटिव हो गया है। क्योंकि बंगाली अगर आपने को अपना आदमी नहीं समझे, मतलब आप मोदी जी अमित शाह जी को छोड़ के, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ना, लोकल एक बंगाली लीडर को प्रोजेक्ट करना, कम से कम अगर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ना भी हो उसके ऊपर आउटसोर्स करना, ये इसके जगह मोदी जी बार बार जा रहे हैं और ओवरडू। जैसे दीदी आप हार गए हैं, दीदी आप तो गए, ये जो बोलने का तरीका और बोलना, वो उसमें विक्टिम स्टेटस जो प्रभु जी बोल रहे हैं कि एक डॉटर ऑफ बंगाल। गुजरात में जो कभी हुआ करता था कि कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे जयंतदा ये समझ में आया था संजय जी, कि जिस तरीके से बीजेपी को, कांग्रेस को समझ में आया था कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम को टारगेट आप करेंगे तो वो दोबारा सीएम बनकर लौटेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, सीएम कैंडिडेट नहीं थे, सीएम कोई और था वहां पर चेहरा, लेकिन पीएम को जैसे ही टारगेट किया जाता था, एक बार उन्होंने अपने खराब गले में जाकर वहां पर कह दिया कि मुझे नीच कह रहे हैं ये लोग, और वहां से पूरी बाजी पलट गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली थी। क्या ममता बनर्जी का स्टेचर बंगाल में वहीं पर खड़ा है कि ममता बनर्जी पर अटैक मतलब बांग्ला अस्मिता पर अटैक? देखिए श्वेता, अब ये तो चूंकि चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस वक्त हम अगर ये कहें कि ममता बनर्जी बहुत पॉपुलर है तो लोग ये सोचेंगे कि शायद चुनाव के नतीजों को ही देख के कहा जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जो तमाम तरह की जो सर्वेक्षण होते रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, या एग्जिट पोल के आंकड़े भी देखें, सभी एग्जिट पोल में, चाहे अगर एग्जिट पोल ने यह भी बताया हो कि शायद तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल नहीं करेगी या बड़ी जीत हासिल नहीं करेगी, कोई ऐसा आकलन नहीं है जो ये कहता है ममता बनर्जी पॉपुलर लीडर नहीं है। सारे आकलन ये कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर है। एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है, एग्जिट पोल है, उसमें भी भले ही कांटे का टक्कर दिखाया जा रहा था उस पोल में, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी 43% वोट लेकर के बहुत आगे थी सारे लीडरों से। मैं शुरू से ये कह रहा था कि इस चुनाव में मुद्दा ममता वर्सेस मोदी नहीं था। इस चुनाव में, मेरी समझ से इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी चुनाव के सेंटर में थी। अगर आप ममता बनर्जी के पक्ष में हैं तो आपने तृणमूल को वोट दिया, और अगर आप ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री ना रहे, तो उन्होंने बीजेपी की तरफ गोलबंदी की। और बीजेपी की तरफ गोलबंदी करने की वजह ये थी क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और आईपीएफ का जो गठबंधन था
वो कहीं भी तृणमूल को टक्कर देते हुए स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जितना ममता बनर्जी पर अटैक किया गया, मुझे लगता है वोट उतना पोलराइज हुआ। हम बार बार सीटों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 205 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। हमने कभी वोट पर नजर नहीं डाली। अगर आप वोट पर नजर डालेंगे, तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे ज्यादा वोट की तरफ बढ़ रहा है। 49-50% वोट का आकलन अभी हो रहा है। 49% वोट, इतना वोट तृणमूल कांग्रेस को कभी नहीं आया। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी को जितना अटैक किया गया, शायद बंगाली वोटर उतना पोलराइज्ड हुए ममता बनर्जी के थ्रू। जयंतु घोषाल जी, हालांकि सीट ऑन सीट इस पूरे नतीजे का आकलन करना होगा, अभी रुझानों की शक्ल में ही है। लेकिन अगर पिछली बार की 211 देखें, इस बार 206 दिख रहे हैं। और बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि जो बाकी सारी सीटें थी बाकी सबकी, वो सारे वाइप आउट हो गए और वो सब आ गए हैं बीजेपी में। यानी वही बात जो संजय जी भी अभी कह रहे थे कि जी प्रभु जी, मैं पहले भी पूरी नहीं कर पाया था, करने दो मेरे को। बात जो है कि जिस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हैं, संक्रमण ठीक है, फैक्टर हो सकता है थोड़ा बहुत, पर जिस तरह की विक्ट्री आ रही है, 206 सीटें पर 211 पहले थी, और बीजेपी जो पहले से 121 सीटों पे पार्लियामेंट में अभी लीड की थी, अगर 83 पे उठ रहे हैं, इसका 30% पॉपुलैरिटी वोट उनका कम हुआ उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ सीट्स। तो ये लगता है कि जब लोकल इलेक्शन होते हैं तो इशू बदल जाते हैं। परिवर्तन आप करने जाते हैं, करिए, पर परिवर्तन कन्विंस करने के लिए परिवर्तन, ममता जी का परिवर्तन किसके साथ, मतलब फेसलेस थे। अब परिवर्तन किस लिए? बीजेपी एक पार्टी है, ठीक है, आइडियोलॉजी है, अच्छे प्रधानमंत्री क्लेम कर सकते हैं वो, उनकी सरकार किस तरह की है, लोगों को उसके ऊपर भी डाउट हो सकता है या नहीं हो सकता है, पर इसका ये क्लियर है कि स्टालिन का वहां पर आना, पिनराई का वहां पर आना, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोगों को लीडरशिप के ऊपर विश्वास है। वहां पर ऐसा, तमिलनाडु के अंदर जो बुरी हाल हो रही है, इतनी बुरी नहीं है जितनी हम एग्जिट में दिखा रहे थे, उससे बेटर है। परंतु यही कारण है कि वो जो लीडरशिप वहां की थी वो बीजेपी के साथ जुड़ी जाती थी। मैं तो वहां के अखबार का चलाता, वहां पर हूँ एडिटोरियल डायरेक्टर अखबार का, तो वहां ये लगता था कि एआईडीएम को जो नुकसान हुआ इसलिए हुआ कि वहां की तमिलियन कल्चर के हिसाब से वो पार्टियां बीजेपी की बी पार्टियां बन गई थी। तो वहां पर भी अगर एआईडीएम को नुकसान कुछ हुआ है, वो बीजेपी के साथ जुड़ने से हुआ, ऐसा एक वहां का सोचने का तरीका हो सकता है। परंतु वेस्ट बंगाल में मोदी जी ने या बीजेपी ने ममता को एक टारगेट बना करके चले, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि ममता की पॉपुलैरिटी न केवल अपने स्टेट में बढ़ गई, परंतु आज देखें सोशल मीडिया पे सारे के सारे बड़े बड़े नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इट इज द क्रिएशन ऑफ येट अनदर लीडर, एक नई लीडर राष्ट्र पे निभर करके आई है। उसका कारण यही है कि बीजेपी को इसका श्रेय जाता है कि ममता जी को उन्होंने बहुत बड़ा नेता बना दिया। इसीलिए अखिलेश यादव से लेके महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, सब जयंतो दा बधाई दे रहे हैं ममता बनर्जी को। करोगे तो उनको फायदा होगा। मोदी वर्सेस ऑल की अलग जगह थी ब्रिगेड ग्राउंड में उन्होंने, और अब वो धीरे धीरे समकक्ष एक बड़ा नाम और विपक्ष की एक मत की नेता नजर आ रही हैं। नहीं, केंद्र में तो मोदी के खिलाफ कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर मोदी आज अगर बीजेपी जीतते तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी अगर बंगाल में जीत हासिल कर लेते तो प्रतिपक्ष को खत्म करके 2024 में नरेंद्र मोदी जी इसी को एजेंडा करके बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज, कोरोना मैनेजमेंट, सबको दबा के इसको आगे ले जा सकते थे। तो मोदी जी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो उसके बेनिफिशियरी डायरेक्टली ममता जी हो सकता है। अभी शरद पवार का फोन आ गया है, अभी स्टालिन, अखिलेश, तो ये एक अपोजिशन पॉलिटिक्स का जो कंसोलिडेशन, और मैं तो मान के ऑलवेज चलता हूं कि राहुल गांधी कैन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन ममता जी जैसे सामदाम दंडभेद अमित शाह जी का है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा इंसान होने से भी जरूरी आजकल राजनीति में होता है कि आप स्ट्रैटेजी कितना जानते हैं। अभी देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार चुनाव में ये जो आउटसाइडर इशू, ये बंगाली नॉन बंगाली नहीं है, लेकिन मैं बंगाली हूं, दिल्ली में रहता हूं, मुझे भी केजरीवाल कह सकता है यू आर आउटसाइडर। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव में जब हम कलकत्ता गए थे, 2-3 महीने रहे, ड्राइवर को पूछा तो कह रहे कि भाजपा को नहीं देंगे वोट, क्योंकि भाजपा बंगाली का पार्टी नहीं है और वो अमीर लोगों को पार्टी है, हम बंगाल में गरीब है और दीदी हमारे लिए सोचते हैं। तो ये उचित है या अनुचित है, ये राजनीति, ये अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि मैं ये भेद अच्छा नहीं लगता है मुझे।
लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन था कि वो बंगाली आइडेंटिटी, देखिए आप गुजरात मॉडल को बंगाली में आप लागू करने के समय बंगाली आइडेंटिटी को पहले समझना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा में जाएंगे और जाट साइकी आप नहीं जानते हैं, लेकिन जाट को आपको वोट लेना पड़ेगा, तो आपको पहले बंगाली जो साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, अगर उसमें आप इतने कुछ बोल रहे हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ है। अगर होता तो ये वोट नहीं होता। ये सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण ममता जी जीते नहीं है। तो अपने जो वोट बैंक है, वुमेन वोट बैंक, कास्ट वोट जो ममता ने बनाया, उसको तोड़ना आसान नहीं है आज के दिन में। तो ये बंगाली आइडेंटिटी, आप बंगाली अस्मिता सिर्फ रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र बोलने से नहीं होता है। हमारे जो आदत है, हमारे जो एक एक शब्द बोल रहे हैं, उसके बंगाली में क्या उसका ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट मतलब नॉट लैंग्वेज, मैं कह रहा हूं कि जो भावना है, वो आइडिया कैसे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, ममता का भी सोशल मीडिया इतना कम नहीं था इस बार। तो ये जो जैसे प्रधानमंत्री जी जो दीदी बोल रहे थे, उसको लेके भी जो सोशल मीडिया में तृणमूल कांग्रेस, और उसमें आपको पीके को भी थोड़ा क्रेडिट तो अभी देना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हम लोग पीके को रेजिग्नेशन तक बोल दिए थे बहुत बीजेपी लीडर। अभी तो पीके सही साबित हो रहा है। तो उस समय तो बीजेपी 100 क्रॉस कर गई थी रुझानों में। ऐसे भी क्रिकेट में भी कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज द बेस्ट साइड। पर यहाँ बीजेपी की स्पोक्समैन उसको रेजिग्नेशन तक बोल दिए थे। तो प्रभु जी बार बार बोल रहे थे कि थोड़ा गो स्लो प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी एंथुसियास्टिक था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ये बंगाली नॉन बंगाली। कैलकाटा में सेंसस रिपोर्ट कहते हैं कि नॉन बंगाली, ये नॉन बंगाली वर्ड ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो गुजराती, मरवाड़ी, ये कुल मिला के जो नॉन बंगालीज है वो ज्यादा है कैलकाटा में, कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और ममता ने उसको क्लैरिफाई किया कि ये जो बंगाली है जो बंगाल में रहते हैं, इसीलिए संजीव गोयनका नॉन बंगाली नहीं है, हर्ष नेवटिया नॉन बंगाली नहीं है। तो ये एक अजीब बंगाली अस्मिता का पैकेज ममता ने भी चतुरता से मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी को आउटसाइडर कल्चरल इन्वेशन कि देखिए हम गरीब है लेकिन आपके साथ है, हम आपका आदमी है, अब डॉटर ऑफ बंगाल है, हो सकता है कि मेरा साधन नहीं है, देखिए वहां इतना पैसा देना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए, हमारे पास इतना देना पड़ रहा है, वो देखिए अपने स्टेट में कम दे रहा है। तो मुझे याद आता है सीपीएम, एक समय प्रमोद दासगुप्त का थ्योरी था कि हम लोग बंगला में बोलते थे बंचना, मतलब बंगाल को नहीं दिया जा रहा है। और प्रभु जी का याद होगा, अशोक मित्रा सीपीएम का फाइनेंस मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी, संजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर जयंतोदा की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर का ये कहना कि 3 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी, इतने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। उस बात को सम्मिलित करते हुए अपने सवाल में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि एक फैक्टर सिंपैथी फैक्टर भी उनके लिए काम किया, यानी कि उनके पैर का टूट जाना, प्लास्टर का बंधा होना। हालांकि जब डिटेल में सारे नतीजे आएंगे तब इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि रूरल वोट, अर्बन वोट, पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, ये तमाम चीजें जो है डिटेल में सामने आएंगी। लेकिन आपको लगता है ये सिंपैथी फैक्टर थोड़ा बहुत भी ममता बनर्जी के लिए चला? इतनी प्रचंड जीत उन्हें मिलने जा रही है, इसमें एक थोड़ा सा योगदान इस फैक्टर का भी? मुझे नहीं लगता है कोई सिंपैथी फैक्टर था कि जिस तरह से उनकी टांग में चोट लगी उस वक्त इस बात को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ था। लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे कि सचमुच चोट लगा, अटैक हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के वोटर, भले उनको भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया, लेकिन वोट देने की वजह ये नहीं थी कि उन पर जानलेवा हमला हुआ और लोगों ने इस बात पर भरोसा कर लिया। मुझे लगता है इस बात पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लोग की सिंपैथी थोड़ी बहुत जरूर थी। ज्यादातर लोगों को यह लगता था कि उनकी टांग में चोट लगा और कुछ धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन जानलेवा हमला हुआ हो और इसके कारण ममता बनर्जी ने कुछ सिंपैथी वोट्स गैदर किए हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, प्रशांत किशोर का आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, बंगाल का पूरा चुनाव इस बार 2 लेवल पे लड़ा जा रहा था। एक चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ रहे थे, कैंडिडेट लड़ रहे थे, पार्टी के वर्कर लड़ रहे थे, अलग अलग जगह पे कैंपेन कर रहे थे। दूसरा चुनाव माइंड गेम चल रहा था। बहुत बार बार प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का ये जो जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, दीदी तुम तो हार गई, दीदी तो गई,
तो ये एक माइंड गेम था साइक करने का कि सचमुच क्या तृणमूल हार गई है, तृणमूल के वर्कर को डिमोरलाइज करना। और दूसरी तरफ उस माइंड गेम को काटने की कोशिश की जा रही थी प्रशांत किशोर के द्वारा, और प्रशांत किशोर कह रहे थे बार बार अगर 100 का आंकड़ा पार कर गया बीजेपी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। मुझे मालूम नहीं कि प्रशांत किशोर कितने अस्वस्थ थे इस बात से कि सचमुच बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनकी ये काम का हिस्सा था। उनको उन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे, वो तृणमूल कांग्रेस के एक तरह से पूरे प्रचार को संभाल रहे थे, उसमें वो भी एक माइंड गेम खेल रहे थे। ये जरूर है कि आज ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर सचमुच इस बात को जानते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योतिषी नहीं थे कि वो जानते थे कि सचमुच 100 से नीचे गिरेगी बीजेपी। लेकिन हाँ, उनका आकलन था कि तृणमूल कांग्रेस जरूर जीतेगी और एक अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ठीक है, जयंतो दा का एक बार रुक कर लेती हूँ मैं। छोटा सा सवाल जयंतो दा, क्योंकि आप खुद एक बंगाली हैं और बंगाली अस्मिता यानी कि बंगाली प्राइड से हम सभी वाकिफ हैं, यानी कि अपने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज को लेकर जो एक प्राइड की भावना रहती है हर बंगाली में, कहीं ना कहीं उसमें किसी बाहरी की एंट्री वो अलाउ ही नहीं करते हैं, और यही इस बार के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो फेनोमेनन है, ये पॉलिटिकल फेनोमेनन या बंगाली अस्मिता का अगर बहुत हार्डलाइनर हॉक बंगाली अस्मिता हमारे राज्य में इवॉल्व करे, भगवान करे वो ना करे, अखंड भारत के स्पिरिट में हम लोगों को रहना चाहिए। जिस समय तमिल इंडिया एंटी हिंदी मूवमेंट किया था, उस समय बंगाली ने एंटी हिंदी मूवमेंट में शामिल नहीं हुआ था। हिस्टोरिकली हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग तो बॉलीवुड के भक्त हैं, और इसीलिए मिठुन चक्रवर्ती से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इतना पॉपुलर है। आज भी मिठुन का कैंपेन में, भाजपा के कैंपेन में भी बहुत बीजेपी लीडर से भी ज्यादा लोग हुए थे। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने देखा कि ये जो टेगर का बर्थ प्लेस नड्डा जी ने गलत बोला था कि जोड़ा साको जन्म स्थान है, शांति निकेतन जन्म स्थान नहीं था, और गलती से नड्डा जी ने बोल दिए थे कि शांति निकेतन टैगोर का जन्म स्थान है। उसको इतना बड़ा इशू बना लिया कि ये टैगोर का जन्म स्थान ही नहीं जानते हैं। तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म स्थान नहीं जानते हैं, वो बंगाली को क्या समझेंगे, वो बंगाली को में क्या सोनार बंगला बनाएगा। तो मुझे लगता है ये जो एक साइकोलॉजिकली कि बंगाली कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और जो हिंदू है बंगाली हिंदू और जो यूपी के हिंदू, थोड़ा डिफरेंस है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे रिचुअलिस्टिक यूपी हिंदू ब्राह्मण और पश्चिम बंगाल में वो कास्ट फैक्टर इतना अभी भी इतना कंसोलिडेटेड नहीं है। हम तो कहते हैं कि बंगाली जो है वो मुस्लिम के दुकान में जाके बिरयानी खाने वाला हिंदू है, वो इतना मुस्लिम को एंटी मुस्लिम नहीं है। तो ये जो एक हिंदू समाज है उसको जो कंसोलिडेटेड होके एकदम इन ब्लॉक बीजेपी का वोटर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में आज के दिन में भी कठिन है। ये दोनों ही ठीक नहीं है। मतलब बंगाली हिंदू को फंडामेंटल बनाना गलत है, और बंगाली अस्मिता के आधार पर बंगाली को एकदम हार्डलाइनर, जैसे मैं कह रहा हूं कि तमिल मूवमेंट हुआ था हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारा अमरा बंगाली एक पार्टी हुआ था और वो सरवाइव नहीं कर पाया, एक वोट भी नहीं मिला, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम दोनों रीजनल पार्टी वर्चुअली था, वही अमरा बंगाली था। तो आज के दिन में ममता बनर्जी का पार्टी अमरा बंगाली हो जाएगा, तेलुगु देशम के जाएगा, अगर बांग्लादेशम हो जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार चुनाव में ये फेनोमेनन देखा है। तृणमूल कांग्रेस लीडर को मैंने पूछा भी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ये एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है, क्योंकि ये बीजेपी कर रहे हैं, उसके रिएक्शन में ये पॉलिटिक्स हो रहा है। आप बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन बता रहे हैं जयंतो दा, लेकिन इस बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, और इसका समीक्षण, इसकी समीक्षा की जाएगी। ये मालूम किया जाएगा कि दरअसल सबसे बड़ी वजह क्या रही ममता बनर्जी की इस प्रचंड जीत के पीछे।